Hello students, welcome to the session of HR board. My name is Nandini Shukla and I teach you paper 2 of UGC NET exam. Subject name is Labor Welfare IR HRM. So all those students who are watching my class, please join the channel HR board and also the telegram group HR board official. So in part 1 of this session, today is the part 2 of the class. In part 1, we have already discussed the Trade Union Act, the Payment of Wages Act and the Minimum Wages Act. So today we have to start with the Employees Provident Fund Act and Miscellaneous Provisions Act of 1952. Okay. I hope the first part of this class was valuable and informative to you all. So starting with our today's class. Okay. सो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन डेफिनेशन एंड जो मैंने फ्यू स्कीम्स वगैरह बताई थी। प्रोविडेंट फंड 1952 में आया था, 1971 में फैमिली पेंशन स्कीम आई थी, 1976 में डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम आई थी, 1995 में पेंशन स्कीम आई थी। ठीक है, अब सेक्शन 4 में आते हैं हम लोग। पावर किसके पास होती टू ऐड टू शेड्यूल 1 इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्विक रिवीजन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे वरना फिर ये बहुत टाइम टेकिंग क्लास हो जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन 5 में आता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम्स। और इस एक्ट में कौन सा बोर्ड कवर है, कौन कौन सी बोर्ड्स आते हैं, कमिटीज आते हैं, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी बोर्ड या कमिटीज कवर है, क्या नहीं कवर है। 4 ऑप्शन दे दिए गए, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड 4th ऑप्शन दे दिया गया एडवाइजरी कमेटी। सो आप लोगों को पता होना चाहिए एडवाइजरी कमेटी कौन से एक्ट में आती है और सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन से बोर्ड में आते हैं। ठीक है, सो सेक्शन 5C होता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, 5D होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, सेक्शन 5DD होता है एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड और इट्स एग्जीक्यूटिव, सेक्शन 5E है डेलीगेशन, सेक्शन 6 है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड मैटर्स विच मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन द स्कीम्स, 6A है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, 5 में आता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम्स एंड 6A में आता है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, 6C में आता है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। सेक्शन 7 आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम्स, ये रहा। सेक्शन 7A है डिटर्मिनेशन ऑफ मनीज ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, सेक्शन 7 क्लॉज बी कहता है रिव्यू करना, सेक्शन 7C डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट, सेक्शन 7 क्लॉज आई अपील्स टू ट्रिब्यूनल्स, 7J है प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, 7L है ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, 7O है डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन फिलिंग अपील, 7P है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एप्लीकेशंस टू ट्रिब्यूनल्स एंड 7Q है इंटरेस्ट पेबल बाय द एम्प्लॉयर। सो ये हो गया हमारा। इंस्पेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? अगेन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट इंस्पेक्टर्स। ये भी आप लोग जल्दी से देख लीजिए इस पर्टिकुलर स्लाइड को। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, परचेज करना चाहे तो परचेज कर लीजिएगा पर्टिकुलर PDF को। सो जो शेड्यूल्स ये जो कवर है शेड्यूल 1, 2 एंड 3, 4, इसकी मैं अलग क्लास लेकर आऊंगी जिसमें मैं जो जो शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए वो मैं उसमें कवर कर दूंगी एक पर्टिकुलर क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ऑफ 1965। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ऑफ 1965, ये एक्ट कब फोर्स में आया था? 25 सितंबर 1965 को नोट डाउन कर लीजिए। कब फोर्स में आया था? 25 सितंबर 1965। And it was enacted during the 3rd 5-year plan and extends to whole of India.
कौन सी फैक्ट्री या कौन से स्टैब्लिशमेंट में अप्लाई होता है? जहां पर 20 या मोर एम्प्लॉयज हों और लेस देन अगर 20 एम्प्लॉयज हैं तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगा 2 मंथ्स का इन दी ऑफिशियल गैजेट, बट 10 से कम एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए। ध्यान से सुनिए जो भी मैं बोल रही हूँ, कहाँ अप्लाई होगा? जहां कौन से स्टैब्लिशमेंट्स या फैक्ट्रीज में जहां पर 20 या मोर एम्प्लॉयज होंगे। अगर लेस देन 20 एम्प्लॉयज है वहां पर भी अप्लाई हो सकता है जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 मंथ्स का नोटिस देगी ऑफिशियल गैजेट में, बट लेस देन 10 एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब इस एक्ट में भी शेड्यूल्स कवर है 1, 2, 3 एंड 4। ये भी मैं एक सेपरेट क्लास में आप लोगों के लिए शेड्यूल की क्लास लेकर आऊंगी। ठीक है। अब हमारा आता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 कहता है अकाउंटिंग ईयर। सेक्शन 2 क्लॉज 1 कहता है अकाउंटिंग ईयर। पूछा जाता है कौन से सेक्शन में अकाउंटिंग ईयर है। सबसे पहले तो सेक्शन 2 डेफिनेशन से डील करता है। 2(1) है अकाउंटिंग ईयर। सेक्शन 2 क्लॉज 4 है अलोकेबल सरप्लस। सेक्शन 2 क्लॉज 5 है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज 7 है अवार्ड। सेक्शन 2 क्लॉज 12 है डायरेक्ट टैक्स। सेक्शन 2 क्लॉज 13 है एम्प्लॉई। सेक्शन 2 क्लॉज 14 है एम्प्लॉयर। सेक्शन 2 क्लॉज 15 है एस्टैब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। सेक्शन 2 क्लॉज 16 है एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर्स। ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है सेक्शन 3 में एस्टैब्लिशमेंट्स टू इंक्लूड डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स एंड ब्रांचेस। एस्टैब्लिशमेंट्स टू इंक्लूड डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स एंड ब्रांचेस। सेक्शन 4 है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सेक्शन 5 है कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस। इस एक्ट से भी सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज सेक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। ठीक है। कोई भी अपनी ट्रिक बनाइए ताकि आप लोग सेक्शंस को रिवाइज कर सकें। ठीक है। या फिर सबसे अच्छा तरीका है एक पर्टिकुलर दिन में एक पर्टिकुलर एक्ट उठाइए और कोशिश करिए उस पर्टिकुलर एक्ट के आप लोगों को सेक्शंस उसी दिन याद हो जाए। ठीक है। अपनी टेबल के सामने चिपका लीजिए एक पर्टिकुलर शीट में रख के, खाली सेक्शंस की लिस्ट। ठीक है। उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत लिखिए, खाली सेक्शंस की लिस्ट को आप लोग याद रखिए। सेक्शन 6 कहता है सम्स डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। सेक्शन 7 कहता है कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर। सेक्शन 8 इज एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। सेक्शन 9 है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस। सेक्शन 10 और 11 है पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस एंड मैक्सिमम बोनस। सेक्शन 12 है कैलकुलेशन ऑफ बोनस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एम्प्लॉयज। 13 है प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एम्प्लॉयज। सेक्शन 14 है कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज। सेक्शन 14 कहता है सेट ऑन एंड सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। सेक्शन 19 है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। सेक्शन 21 है रिकवरी ऑफ बोनस जो कि ड्यू है फ्रॉम द एम्प्लॉयर। 26 है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। सेक्शन 26 है रिकवरी मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। सेक्शन 27 है इंस्पेक्टर्स। 28 है पेनल्टीज। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर कौन मेंटेन करता है रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स को? एम्प्लॉयर। एंड कौन अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर्स को? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 28 है पेनल्टीज। 29 है कॉग्निजेंस ऑफ 29 है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। 30 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस एंड 32 है एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज। कौन से एम्प्लॉयज में एक्ट नहीं एप्लीकेबल है? शॉर्ट में मैं बता देती हूँ शेड्यूल्स कौन कौन से। शेड्यूल 1 में है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर बैंकिंग, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर बैंकिंग। एंड सेक्शन 2 में शेड्यूल 2 में है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर नॉन बैंकिंग। शेड्यूल 3 में डिडक्शंस का कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयर। एंड शेड्यूल 4 में सेट ऑफ एंड सेट ऑन का कैलकुलेशन। ये पर्टिकुलर क्लास को लाने का मेरा क्या मतलब है, ताकि मैं आप लोगों को सेक्शंस प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है। मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूं आप लोगों को, क्योंकि सेक्शंस अरेंज करने के लिए आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है कि बहुत क्वेश्चंस फ्रेम आउट हुए हैं, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को सेक्शंस बता सकूं, कौन से सेक्शन क्या बता रहा है, बोल रहा है। ठीक है। ताकि आप लोगों के पास एक सेक्शंस की लिस्ट हो सके। अब इस एक्ट से हम लोग पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर इन असेंडिंग ऑर्डर, ये भी PYQ है। ये देखिए अब कैसे क्वेश्चन फ्रेम आउट हुआ है, सेक्शन से ही तो पूछा गया है। तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा डिटेल में भी जाने की नहीं जरूरत है, आप लोगों को मेन सेक्शंस भी पता होने चाहिए। सो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू जो UGC नेट ने आई थिंक जो आंसर दिया है वो इसका डी है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये सेक्शंस के हिसाब से नहीं जा रहा है ऑप्शन। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, मैंने सेक्शंस लिख दिए हैं। एलोकेबल सरप्लस है सेक्शन 2/4 में, क्लॉज 4 में। सो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी से। देन आते हैं सी में, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, देन ए में, देन ई में, और देन आते हैं बी में। सो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए था, DCAEB। Question number 2 here. In the process of determining the bonus after determining the gross profit, the next step is to determine which of the following. After determining the gross profit, next step क्या है determine करने का? It's available surplus. देखिए gross profit के बाद क्या determine होता है? Computation of gross profit के बाद होता है computation of available surplus. क्वेश्चन नंबर 3 है इस पर्टिकुलर एक्ट का, व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ बोनस पेंडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी। जब कोई डिस्प्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में, जब वो पेंडिंग है किसी अथॉरिटी के सामने, देन द बोनस शैल बी पेड विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल और द सेटलमेंट कम्स इनटू ऑपरेशन। कोई सेटलमेंट हो गया है, अवार्ड मिल गया है, सो कौन से कितने दिन में बोनस पे हो जाना चाहिए। डिस्प्यूट में रिगार्डिंग होता है 1 मंथ, विद इन 1 मंथ। अब हम लोग आते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट ऑफ 1972, ये पर्टिकुलर एक्ट का फोर्स में आया है 16 सितंबर 1972। नोट डाउन कर लीजिए, फोर्स में आया है 16 सितंबर 1972 एंड एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अगेन सेक्शन 1 किससे डील करता है, शॉर्ट टाइटल हो गया, एक्सटेंट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, कमेंसमेंट हो गया। ठीक है, अब डेफिनेशंस में कौन कौन सी इंक्लूडेड है, 2A कह रहा है, 2 क्लॉज A कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें सेक्शन 2 क्लॉज H कहता है फैमिली, फैमिली से रिलेटेड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2Q है रिटायरमेंट, 2R है, सेक्शन 2 क्लॉज R है सुपर एनुएशन एंड सेक्शन 2 क्लॉज S है वेजेस। सो कौन कौन से सेक्शंस अकॉर्डिंग टू मी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 क्लॉज H फैमिली, सेक्शन 2 क्लॉज S वेजेस। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन ए क्या कहता है, कंटिन्यूअस सर्विस। सेक्शन 3 कहता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी अब पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में कौन से एक्ट में कवर है, सो इट्स पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट ऑफ 1972। कौन अपॉइंट करता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 4 है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, सेक्शन 4A है कंपल्सरी इंश्योरेंस, सेक्शन 5 है पावर टू एग्जेम्प्ट। Who has the power to exempt any of the provisions or all of the provisions? It's with the appropriate government. Section 7 determination, section 6 है nomination, section 7 है determination of the amount of gratuity, section 7 clause A है inspectors को कौन अपॉइंट करता है, अगेन the appropriate government. section 7B है powers क्या होती है इंस्पेक्टर की, section 8 है recovery of gratuity, सेक्शन 9 है पेनल्टीज, सेक्शन 10 है एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 11 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन 12 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकिंग इन गुड फेथ, सेक्शन 13 है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुइटी, सेक्शन 14 है एक्ट टू ओवरराइड अदर इनैक्टमेंट एंड सेक्शन 15 है पावर टू मेक रूल्स। हु हैज द पावर टू मेक रूल्स, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब कौन से सेक्शंस इस पर्टिकुलर एक्ट में इंपॉर्टेंट है,
पहले तो मैंने जो 2 सेक्शंस बताए थे सेक्शंस 2 में वो इम्पोर्टेंट है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेक्शन 4 में आता है। सेक्शन 3 में आता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी आता है सेक्शन 4 में। एंड 4 क्लॉज ए में आता है कंपल्सरी इंश्योरेंस। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है नॉमिनेशन। सेक्शन 7 है डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेजुइटी। ठीक है, ये सारी सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, ग्रेजुइटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन हिज और हर। ग्रेजुइटी कब पेबल होती किसी एम्प्लॉय को? जब वो सुपर एनुएशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, रेजिग्नेशन या डेथ एंड डिसेबलमेंट के टाइम पे। सो ऑल दी ऑप्शंस आर राइट, ए बी सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। चैप्टर्स हैं इसमें, चैप्टर 1, 2 एंड 3 चैप्टर्स हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। अब सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 है डेफिनेशन से रिलेटेड। सेक्शन 3 है एक्ट टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। ये सब चैप्टर 1 में इंक्लूड है। नोट डाउन कर लीजिए डेट कब फोर्स में आया था इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। 8 मार्च 1976। 8 मार्च 1976 and it extends to whole of India. The main objective इसका था payment of equal remuneration to men and women workers and to prevent or prevention of discrimination on the grounds of sex against women in the matters of employment and for matters increase and for the matters. Third objective है to increase the opportunities for the women. सेक्शन 2 में आते हैं डेफिनेशंस में। इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2H सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। और सेक्शन 2 क्लॉज जी में है रिम्यूनरेशन। अब देखिए चैप्टर 2 कहता है पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एट इक्वल रेट्स टू मैन एंड विमेन वर्कर्स एंड अदर मैटर्स। सेक्शन 4 क्या कहता है चैप्टर 2 के अंदर? ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर। किसकी ड्यूटी होती है? एम्प्लॉयर की, टू पे इक्वल रिम्यूनरेशन टू मैन एंड विमेन वर्कर्स फॉर वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। सेम वर्क और वर्क ऑफ जो सिमिलर नेचर का है। सेक्शन 5 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड वाइल, जब हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं मैन एंड विमेन वर्कर्स का। अब एडवाइजरी कमेटी के कौन से सेक्शन में है? इट्स कौन से उसमें है एक्ट में? इट्स इन द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना 4, 5 एंड 6। सेक्शन 7 है इट इज द पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट द अथॉरिटीज फॉर हियर एंड डिसाइडिंग द क्लेम्स। किसके पास पावर होती है कि कौन अपॉइंट करता है अथॉरिटीज को? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। चैप्टर 3 है मिसलेनियस। सेक्शन 8 है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन द रजिस्टर्स। 9 है इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 10 है पेनल्टीज। सेक्शन 11 है ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। सेक्शन 12 है कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। सेक्शन 13 है पावर टू मेक रूल्स। It's with the central government power to make the rules. Power to give the direction is with the central government. Section 15th है act not apply in certain special cases. Section 16 है power to make the declaration. Section 17 है power to remove the difficulties and section 18 है repeal and saving.
फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एंड एम्प्लॉयर्स ड्यूटी क्या क्या होती है? एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी टू पे इक्वल रिम्यूनरेशन टू द वर्कमैन, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, टू मेंटेन रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, and not to discriminate against women. All the options are right: A, B, C, and D. Next question is who constitute the advisory committee under the Equal Remuneration Act? And आप लोग मुझे बताएंगे कौन से सेक्शन में advisory committee है? It's in the section 6 advisory committee. कौन अपॉइंट करता है? Appropriate government. Which of the following dimensions of work need to be same when performed under similar working condition for considering them as same work or work of similar nature as per the Equal Remuneration Act 1976? Its short form है S stands for skills, E for effort, and R for responsibility. That is A, B, and D. Option A, C, and D. Sorry. A, C, skill, effort, and responsibility. That is option B. अब ये देखिए अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस टाइप का फ्रेम होता है। मिनिमम वेजेस एक्ट में कौन सी वो है बोर्ड या कमेटी या अथॉरिटी? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में हम लोगों ने अभी पढ़ा एडवाइजरी कमेटी है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट में सेंट्रल बोर्ड है। मिनिमम वेजेस एक्ट में एडवाइजरी बोर्ड है। सो ए का 4 होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोकेबल सरप्लस एडवाइजरी कमेटी, तो अभी हम लोग ने पढ़ा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में, तो डी का 3rd होना चाहिए। डी का 3rd इज इन वन ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन। मिनिमम वेजेस एक्ट में होता है एडवाइजरी बोर्ड से। कंटिन्यूअस सर्विस इज इन एंड एलोकेबल सरप्लस इज इन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में होता है कंटिन्यूअस सर्विस। Okay, this is all for today's class. I hope you will find this session valuable and informative. इसके आगे के हम लोग एक्ट्स जो है वो नेक्स्ट इसके पार्ट में कवर करेंगे, दैट विल बी पार्ट 3. Okay. Okay, thank you so much student. Please like the class and if you have any doubt then you can comment in the comment box.